Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back dear students at Punjab Group of Colleges Narwal. आज हमने चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे MCQs। तो MCQs नंबर 1 है pressure remaining constant at which temperature the volume of gas will become twice of what it is at 0 degree Celsius। तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। तो वो फार्मूला आपने यहाँ लगाना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आपके पास जो V1 है वो किसके बराबर है 1 के, और जो T है वो किसके बराबर होगा 0 डिग्री सेल्सियस की। ये है T1 और 0 डिग्री सेल्सियस को आप कन्वर्ट कर ले केल्विन में, तो उसमें 273 ऐड करेंगे तो वो 273 केल्विन हो जाएगा। अब कहता है कि ये जो हमारे आपके पास इसको जो वॉल्यूम V2 है वो उसका डबल हो जाएगा। पहले से पहले एक था, अब क्या हो जाएगा 2, तो V2 किसके बराबर हो जाएगा 2 के। तो T2 आपने फाइंड करना है, तो आप फार्मूला गए V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। तो आप इसमें से T2 की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 546 डिग्री सेल्सियस। ये ए जो इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद MCQs नंबर 2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज क्लोज टू। तो इसमें आपने ये देखना है कि जो 1 डेसीमीटर है वो किसके बराबर होता है 1 किलोग्राम के, और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते हैं। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18 ग्राम, तो 1000 डिवाइडेड बाई 18 तो आपके पास आ जाएगा 55.55 मोल्स। अब अगर आप बात करें 1 मोल वाटर की तो वो कंटेन होता है एवोगाड्रो नंबर, वो है 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो 55.55 मोल कितने कंटेन होंगे, तो आप क्या करें कि 55.55 को मल्टीप्लाई कर दें 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये जो डी जूस है, तो डी को आप डेल्टा भी कह सकते हैं, तो इसका आंसर डी है 55.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो ये इसका आंसर है। MCQs नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट STP। तो जो जूज नंबर ए है, ये आपने पीछे स्टेटमेंट में पढ़ी थी कि जो 280 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है या 280 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ N2O है, इनमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं वो सेम होंगे एवोगाड्रोस के लॉ के मुताबिक। आपने ये पीछे स्टेटमेंट पढ़ी थी, तो इसका आंसर फिर क्या हुआ ए जूस। 4 वाला है इफ़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डबल एंड द प्रेशर इज रिड्यूस 1/2 द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी। तो इसका आंसर आ जाएगा इंक्रीज 4 टाइम। तो इसमें आपने ये देखना है कि जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर और प्रेशर के साथ का अगर आप रिलेशन चेक करें तो V अल्फ़ा या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T ओवर P के, यानी कि V का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन प्रेशर के साथ कौन सा रिलेशन है इनवर्स रिलेशन है। तो टेम्परेचर की जगह 2 रखें और प्रेशर की जगह 1/2 करें जो उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 2 ओवर 1/2 किसके बराबर आ जाएगा 4 के बराबर आएगा। तो यानी ये किस तरह आएगा 2 नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर जाके नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4 के बराबर इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि इसका आंसर किस तरह आएगा 2 ओवर 1/2 यही है। तो ये 2 है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 4। तो इसका जो बी ऑप्शन है इंक्रीज 4 टाइम, ये इसका करेक्ट है। 5th वाला है कि हाउ शुड द कंडीशन बी चेंज टू प्रिवेंट द वॉल्यूम ऑफ गिवन गैस फ्राम एक्सपेंडिंग व्हेन इट मास इज इंक्रीज। तो इसका टेम्परेचर आपको लो रखना पड़ेगा और प्रेशर इसका इंक्रीज। तो इसमें ऑप्शन नंबर है ए, इसको आप अल्फा भी कहते हैं, टेम्परेचर इज लो एंड प्रेशर इज इंक्रीज। उसके बाद है MCQs नंबर 6 कि मोलर वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मैक्सिमम एट। तो इसमें 127 भी कह लें 127 डिग्री सेल्सियस और 180 m पे
जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका जो मोलर वॉल्यूम है वो मैक्सिमम होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर MCQ नंबर है 7। द ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस, अमोनिया है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है, और उसके बाद क्लोरीन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका आपने ऑर्डर बताना है कि कौन सी जो गैस है वो जल्दी डिफ्यूज़ होती है। तो बच्चों आपने कहा था कि जो गैस की डिफ्यूजन है ये डिपेंड करती है उसके मैस पे, या उसका ऐसे कह लें स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मैस, ये इसके ऊपर डिपेंड करती थी। तो आप अगर इसका मॉलिक्यूलर मैस देखें तो सबसे पहले आता है हमारे पास NH3 का है, यानी कि अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो जो इन चारों में से जो गैस है क्लोरीन, इसका मॉलिक्यूलर मैस सबसे ज़्यादा, उसके बाद SO2 का है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का, फिर अमोनिया का है। तो जिसका मैस ज़्यादा होगा वो लेट डिफ्यूज़ होगी। आपने इक्वेशन पढ़ी थी R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 स्क्वायर रूट ऑफ M, यानी कि रेट का M के साथ इन्वर्स रिलेशन था। तो रेट ज़्यादा कब होगा? जब मॉलिक्यूलर मैस है वो कम होगा। तो आप इसका मैस देखें तो जो ऑप्शन नंबर यहाँ B है, बीटा जिसको कहते हो, NH3 ग्रेटर दैन कार्बन डाइऑक्साइड ग्रेटर दैन SO2 ग्रेटर दैन Cl2 क्लोरीन गैस। उसके बाद है 7 हो गया। 8 है इक्वल मैसेज ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन आर मिक्स इन एन एम्प्टी कंटेनर एट 25 डिग्री सेल्सियस, द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ऑक्सीजन इज़, तो इसका आंसर 1/3 होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें आप बात करनी है कि मोल फ्रैक्शन जो ऑक्सीजन के हैं वो 1/3 हैं और मीथेन के कितने हैं? 2/3। जब मोल फ्रैक्शन होंगे ऑक्सीजन के वो 1/3 हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? 1/3। तो इसका ए आंसर ठीक है। उसके बाद 9 वाला है गैस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट हाई प्रेशर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट फॉर नॉन आइडियलिटी। तो इसमें बच्चों जो प्रेशर है वो हाई रखना पड़ेगा ताकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो सिग्निफिकेंट हो जाएं। तो इसका आंसर बनता है डी जूस। तो एट हाई प्रेशर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या अट्रैक्शन बिकम सिग्निफिकेंट। उसके बाद 9 वाला द डेविएशन ऑफ गैस फ्राम आइडियल बिहेवियर इज़ मैक्सिमम एट, तो इसका आंसर है ए अल्फ़ा -10 डिग्री सेल्सियस एंड 5.0 ATM प्रेशर। इतना प्रेशर इतना टेम्परेचर होगा तो आपके पास जो गैस है वो डेविएट कर जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन MCQ नंबर 10 पे। अ रियल गैस ओबेइंग वैन डर वाल्स इक्वेशन विल रिजेंबल आइडियल गैस इट। इसमें जो ए और बी आपने पढ़े थे उन दोनों की जो वैल्यू है वो स्मॉल होनी चाहिए। तो ये थे बच्चों आपके MCQs। उसके बाद हम आ जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो इसमें जो पार्ट नंबर 1 है वो है व्हाट इज़ बॉयल्स लॉ। ये आपने पीछे बड़ी डिटेल के साथ पढ़ लिया है। और उसके बाद बी यूज़ की व्हाट आर आइसोथर्म, व्हाट हैपन टू द पोजीशन, इसकी बी यूज़ भी आपने की है जहां आपने वो ग्राफ प्लॉट किया था आइसोथर्म वाला। उसके बाद पार्ट नंबर 3 है, ए भी हो गया, बी भी हो गया और सी भी। सी वाला था कि हाउ डू यू गेट अ स्ट्रेट लाइन व्हेन प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ गैस आर प्लॉटेड अगेंस्ट इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, दिस स्ट्रेट लाइन चेंज इट्स पोजीशन इन द ग्राफ बाय वेरिंग द टेम्परेचर जस्टिफाई। ये आपने पीछे जब ग्राफ बनाए थे तो वहाँ ये बात बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस की थी। तो ये जो हमने पीछे टॉपिक पढ़े हैं वो आप देख सकते हैं। उसके बाद डी है हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट के इन बॉयल्स लॉ डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर और क्वांटिटी। इसमें हमने ये देखना है कि जो कांस्टेंट है के है PV = के, ये किस तरह टेम्परेचर और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम बात करें सबसे पहले टेम्परेचर की, टेम्परेचर के लिहाज से बात करें तो आपने बॉयल्स लॉ में कहा था कि प्रोडक्ट ऑफ
प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू के, यानी कि ये कांस्टेंट रहता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से आप लोगों को ये भी पता है कि वॉल्यूम किसी भी गैस का वो इंक्रीज़ हो जाता है, किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होगा गिवन वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। अब क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। जाहिर सी बात है बच्चों, जब क्वांटिटी इंक्रीज़ करेंगे तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होना ही होना है। क्वांटिटी का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स में ज़्यादा करते जाएँ, उसमें ज़्यादा क्वांटिटी ऐड करते जाएँ तो उसका जो वॉल्यूम वो भी इंक्रीज़ होता जाएगा। तो इसका रिज़ल्ट क्या निकला फिर कि दोनों चीज़ें अगर आप इंक्रीज़ करें तो जो वॉल्यूम है वो भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इसकी एजेस आपने पहले पढ़ी हुई है। व्हाट इज़ द चार्ल्स लॉ, विच स्केल ऑफ टेम्परेचर इज़ यूज टू डायरेक्ट, ये आपने पीछे जो हमने लेक्चर पढ़े हैं उसमें से देख लीजिएगा। अब उसके बाद है इसकी बीजेस। कहता है सैंपल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ऑक्यूपाई 150 मिलीलीटर at 25 degrees Celsius. It is then cooled at constant pressure until it occupy 100 ml. What is the new temperature? वही बात जो आपने पीछे एक MCQs में कही है, वहाँ आपने T2 फाइंड किया था, यहाँ भी आपने T2 फाइंड करना है। तो V1 की वैल्यू आपको यहाँ दी होगी 150 मिलीलीटर, V2 की वैल्यू दी हुई है 100, T1 की दी हुई है 25 डिग्री सेल्सियस। आपने इसको कैल्विन में कन्वर्ट करना है, 273 इसमें ऐड कर दे तो वो आ जाएगा 298 कैल्विन। और T2 की वैल्यू फाइंड करो, तो आप सभी की वैल्यू पुट करके तो T2 वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो वहाँ आपके पास आंसर आएगा 198.7 कैल्विन। तो आप इजीली T2 की वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद हम इसकी सीरीज देखते हैं। डू यू नो थिंक दैट द वॉल्यूम ऑफ एनी क्वांटिटी ऑफ अ गैस बिकम ज़ीरो एट -273 डिग्री सेल्सियस, इज इट नॉट अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कहता है ये जो -273 है, ये जो वॉल्यूम है, ये जो टेम्परेचर है, ये अटेनेबल नहीं है। तो इससे फिर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से डिनाई करते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो बच्चों आपने पीछे पढ़ा था कि जो -273 डिग्री ये जो टेम्परेचर है, इसमें किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो ज़ीरो के बराबर हो जाता है। लेकिन बच्चों इतना टेम्परेचर अटेन करना बहुत मुश्किल है, ये अनअटेनेबल टेम्परेचर है। तो फिर इस पे जो गैसेस हैं वो जो अपनी स्टेट होती है उसको बरकरार नहीं रख सकती, जिसकी वजह से ये टेम्परेचर अटेनेबल नहीं। आपने पीछे ग्राफ भी बनाया था, ग्राफ में आपने देखा था जब हम टेम्परेचर माइनस बहुत ही कम कर देते थे तो जो चीज़ आपने वहाँ ली होती थी उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो जाती थी। तो हम ये कह सकते हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। तो जो 273 है -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ये अनअटेनेबल है। इसको आपने नाम दिया था एब्सोल्यूट ज़ीरो का। तो ये बातें आपने पीछे जो पढ़ी थी वही इसमें करनी है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। व्हाट इज़ केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर, ये भी आपने पीछे कहा हुआ है। उसके बाद इसकी बीजूज़ है, थ्रो सम लाइट ऑन द फैक्टर 1/273 इन चार्ल्स लॉ, के 1/273 चार्ल्स लॉ में जो आपने फैक्टर पढ़ा था इसके ऊपर रोशनी डालें। अब आपने ये नहीं कहना कि हमारे पास तो सर्च लाइट नहीं है, हम कौन सी इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। रोशनी का मतलब ये है कि इसके ऊपर आप थोड़ी सी बहस करें, मतलब कि इसके बारे में जो आपको पता है वो बताएं। तो यहाँ लिखा हुआ 273 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस पे देखें तो इसके इतने पार्ट किसके बराबर होंगे, 1/273 मल्टीप्लाई बाय 273। अब दोनों को आप मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी और ये भी आपस में कट जाएगा तो आपके पास 1 बचेगा। अब ये जो 1 है इसका मतलब क्या है कि अगर आप 1 डिग्री टेम्परेचर को रेज़ करें या फॉल करें तो जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ भी हो सकता है और डिक्रीज़ भी हो सकता है। यानी टेम्परेचर अगर कम करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा करें तो वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाएगा। और अगर आप इसका जो सेंटीमीटर क्यूब है, इसका जो वॉल्यूम है वो चेंज कर दें, वो 546 कर दें, इसका 2 टाइम कर दें, तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, यानी कि इसको आप 1/273 मल्टीप्लाई बाय 546 है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आप टेम्परेचर को 1 डिग्री रेज़ करते हो या फॉल करते हो तो वैल्यू ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज़ भी हो सकती है और डिक्रीज़ भी हो सकती है बाय 2 सेंटीमीटर। तो ये जब हम दोनों की वैल्यू चेंज करेंगे तो ज़ाहिर सी बात आ गया आपके पास जो टेम्परेचर का
इफ़ेक्ट होगा तो वॉल्यूम की वैल्यू भी चेंज होगी, यानी कि अगर टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम कम होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो यहाँ आपने फिर वही बात करनी है कि ये जो -273 था, जो हमने इसको एब्सोल्यूट ज़ीरो का नाम दिया था, तो ये हमें हेल्प आउट करता है जो आपने पीछे स्केल्स बनाई थी। स्केल तो उसमें आपने 3-4 तरह के स्केल पढ़े, जिसमें डिग्री सेल्सियस पढ़ा था, केल्विन पढ़ा था, और इस तरह के ना 2-3 और स्केल्स पढ़े थे। तो वहाँ आपने ये देखा था कि 273 हमें हेल्प आउट करता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें जो जुज़ ए है, व्हाट इज़ जनरल गैस इक्वेशन की हुई है। क्वेश्चन नंबर बी है, कैन यू डिटरमिन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन अननोन गैस इफ़ यू नो द प्रेशर, टेम्परेचर एंड द वॉल्यूम। अगर आपको टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम दिया हो तो आप, कहने का मतलब अगर आपके पास 4 चीज़ें हैं, 4 फैक्टर उनमें से 3 आपको दी हो तो चौथी चीज़ आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। जिस तरह आपने V1 और T1 वाली बात की, उसी तरह ये भी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी, यानी क्वेश्चन नंबर 7 की सी यूज़ है, हाउ डू यू जस्टिफाई फ्राम जनरल गैस इक्वेशन दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर और डिक्रीज। तो ये जो आपने पीछे जनरल गैस इक्वेशन पढ़ी थी, वहाँ से आपने इसका आंसर देख लेना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 की डी यूज़ है, हाउ डू यू फील कंफर्टेबल इन एक्सप्रेसिंग द डेंसिटी ऑफ गैस इन द यूनिट ऑफ ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब रैदर दैन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि आप लोग जो डेंसिटी के गैस के यूनिट हैं, डेंसिटी ऑफ गैस के जो यूनिट हैं वो डेसीमीटर में भी होते हैं, सेंटीमीटर में भी होते हैं। तो कहता है कि अगर आप उसको डेसीमीटर में शो करें, एक्सप्रेस करें, तो आप कंफर्टेबल रहते हैं एज़ कम्पेयर टू सेंटीमीटर क्यूब में। तो बच्चों, जब गैस के बारे में आपने पढ़ा था कि कंटेनर, अगर उसके अंदर आपने थोड़ी सी भी गैस उसमें इनहेल करनी, उसमें करनी है, इंसर्ट करनी है, या ऐसे कह लें कि इसमें जब आप गैस इनक्लोज करेंगे किसी भी सिलेंडर के अंदर, अगर थोड़ी भी गैस होगी तो वो गैस के मॉलिक्यूल पूरे सिलेंडर के अंदर घूमेंगे फिरेंगे। तो इससे जो उसकी जो डेंसिटी है वो भी कम होगी, क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल हैं या उसकी तादाद है वो थोड़ी है, उसकी डेंसिटी भी कम होगी। और उसको आप मेजर करेंगे सेंटीमीटर क्यूब में। अगर आप इसी गैस को इंक्रीज़ कर दें, यानी कि उसमें जो नंबर ऑफ़ मोल हैं या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल है उसकी तादाद बढ़ा दें, जब तादाद बढ़ जाएगी तो उसकी जो डेंसिटी है वो भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो उसको आप सेंटीमीटर के बजाय डेसीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस करोगे। तो अगर आपने यहाँ एग्जांपल देखें तो यहाँ मीथेन की एग्जांपल दी हुई है कि अगर आप मीथेन की डेंसिटी चेक करें डेसीमीटर क्यूब में तो वो है 0.71, और अगर आप डेसीमीटर की बजाय सेंटीमीटर देखें तो वो है 7.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो कहने का मतलब ये है कि आप फिर ज़्यादातर जो वैल्यू है गैस की या डेंसिटीज़ ऑफ गैसेस की, वो किस में एक्सप्रेस करते हैं, डेसीमीटर क्यूब में। इसकी जो वैल्यू है वो भी सेम और छोटी रहती है, इसलिए आप डेसीमीटर क्यूब की जो एक्सप्रेशन है ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है, डिराइव द यूनिट्स फॉर जनरल गैस कांस्टेंट आर इन अ जनरल गैस इक्वेशन। आपने बच्चों पीछे आर के यूनिट फाइंड किए थे, तो वहाँ आपने जब उसके प्रेशर और वॉल्यूम की ये जो यूनिट थे जब चेंज किए थे तो उसका जो आंसर था, यानी कि उसके जो यूनिट आए थे वो भी डिफरेंट हो गए थे। यानी कि अगर आप वॉल्यूम और प्रेशर के यूनिट चेंज कर लें तो आपके पास जो आर की वैल्यू आएगी उसके यूनिट भी क्या होंगे, चेंज होंगे। तो आपने पीछे पढ़े थे ऐसा यूनिट और नॉन ऐसा यूनिट, वो आपने वहाँ से देख लेने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएं, व्हाट इज़ एवोगैड्रोस लॉ। तो एवोगैड्रोस लॉ आपने पीछे पढ़ा है। उसके बाद उसकी बीज है, डू यू नो about that 1 mole of hydrogen and 1 mole of ammonia at 0 degree Celsius and 1 atm pressure will have Avogadro's number of particle, if not why। आपने एक बात कही थी कि किसी भी गैस के जितने मर्जी मोल हों आखिरकार वो किसके बराबर होते थे, एवोगैड्रो के बराबर होते थे, या उसको आप Na के बराबर रखते थे। और वो Na था वो क्या था, एवोगैड्रो ही था। उसकी वैल्यू क्या थी, 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। तो हम कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ अमोनिया 0 डिग्री सेल्सियस पे या 1 atm प्रेशर पे, उनमें नंबर ऑफ़ मोल या नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स क्या होंगे, सेम होंगे। और वो कितने होंगे, एवोगैड्रोस के बराबर। और इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 पार्टिकल्स।
अब इसकी अगर सी यूज़ देखें तो जस्टिफाई दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ये हो गया। उसके बाद ये देखते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे देखें तो सेम नंबर ऑफ मालिक्यूल होते हैं व्हेन 1 मालिक्यूल ऑफ मीथेन इज़ 8 टाइम हैवियर दैन दैट ऑफ हाइड्रोजन। तो बच्चों बात वही इसमें आपने करनी है कि जो गैस के मालिक्यूल होते हैं वो उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो 300 टाइम होता है उनके डायमीटर से, ये आपने बात पहले कही थी। तो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई गैस करेगी वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती कि उसका मालिक्यूलर साइज़ क्या है, जो मैस ऑफ मालिक्यूल क्या है, यानी गैस मालिक्यूल डज नॉट डिपेंड अपॉन द मालिक्यूलर साइज़ और मैस ऑफ मालिक्यूल, बल्कि ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स के ऊपर, यानी कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मालिक्यूल होंगे वो उतने ज़्यादा जो वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाई करेगी। तो एवोगाद्रो के लॉ के मुताबिक चलें तो जो हाइड्रोजन और CH4 है, मीथेन है, अगर हम इसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर इसकी वैल्यू देखें तो इनके दरमियान जो इनमें जो नंबर ऑफ मालिक्यूल हैं वो तो सेम है, लेकिन जो CH4 मीथेन है ये 8 टाइम हैवियर है दैन हाइड्रोजन मालिक्यूल से। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो थोड़ा है। उसके बाद अगर आप CH4 को देखें तो उसका मास इससे ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि फिर जो CH4 मीथेन है इसका जो मालिकुलर मास है वो ज़्यादा है, कितने गुना, 8 टाइम एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन के। तो ये क्वेश्चन नंबर आपके हो गए हैं 8 और 9th वाला भी हो गया। और आज का आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ एंड थैंक यू फॉर दिस टाइम।